दोस्तों 2023 का साल ख़त्म हुआ और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 तारीख है, कल 31 तक ये वीडियो आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस पूरे साल में क्या चीज़ें अच्छी रही, क्या चीज़ें ख़राब रही। देखो बहुत सारी चीज़ें इस साल अच्छी हुई हैं, लेकिन वहीं बहुत सारी चीज़ें इतनी ख़राब हुई हैं कि सब लोगों का मूड ख़राब हो गया। अभी भी हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस साल दिसंबर में भी, इस महीने में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं हुई है। हालाँकि हाईलाइट नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी वो बैड न्यूज़ में कवर हो जाती हैं। तो पूरा एक मैंने लिस्ट बना लिया, तैयार कर लिया 2023 में अच्छी चीज़ों की और बुरी चीज़ों की। इन सब की हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। और पहले भी मैंने ये वीडियो इस किस्म से बनाई थी 2020 में, गुड्स एंड बैड्स के ऊपर में। इस बार भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक तरह से पूरा का पूरा रिकैप समझ लो। पहले जब मैं वीडियोस बनाया करता था तो मैं सारे पॉइंट्स बैड्स वाली में एक साथ रखता था, उसके बाद गुड पॉइंट्स की बातें करता था। लेकिन अब मैं यहाँ पर गुड और बैड पॉइंट्स कैटेगराइज करूँगा मंथ के हिसाब से। हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों जनवरी से, और यहाँ पर क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा, इस पे हम बात करते हैं। देखो सबसे पहली न्यूज़ हमने जो बुरी न्यूज़ सुनी थी जनवरी के महीने में, वो सुनी थी सीबम को लेकर के। 2022 का जो ओलंपिया गया था उसमें क्रिस बमस्टेड ने अपना चौथा टाइटल जीत लिया था। उस साल सीबम ने कम्पीट करा, जीत गए, लेकिन स्टिल हमने एक चीज़ देखी कि उनके बाइसेप की शेप कुछ अजीब सी हो गई थी, वहाँ पर काफ़ी सूजन आ गई थी। और मैंने उस टाइम पे ये एक स्पेकुलेशन करा था वीडियो में, 2022 की बात कर रहा हूँ, कि सीबम के ज़रूर से बाइसेप में टियर आया है, पर वो इतना खतरनाक नहीं आया होगा कि उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। यहाँ पर जनवरी के महीने में जब 2023 लगता है तो सीबम खुद से बता देते हैं कि एक्चुअली में उनका बाइसेप टियर हुआ था। किस वजह से उनको भी नहीं पता, जस्ट वो पोजिंग कर रहे थे, पोजिंग करते करते टियर हो गया। बिकॉज उस टाइम पे बॉडी बहुत ही एक क्रिटिकल कंडीशन में होती है, बहुत ही आसानी से आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो जब आप प्रेप में होते हो, जब आप कार्ब लोडिंग कर रहे होते हो, और ईजिली आपके कोई भी मसल रिप ऑफ हो सकती है, इवन दो आप जिम में ट्रेनिंग ना भी कर रहे हो। वो जिम में ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, बस वो पोजिंग कर रहे थे। अचानक से उनके बाइसेप में एक दर्द होने लग गया, स्वेलिंग आने लग गई और वो थोड़ा सा टियर हो गया, जिस वजह से उनके बाइसेप की शेप स्टेज पे काफ़ी ख़राब हुई। सीबम बैक स्टेज जाकर के पीछे अपने रूम में रोए भी, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं। हालांकि उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, अपनी लाइफ की एक वन ऑफ द बेस्ट शेप में थे, बस वो बाइसेप टियर ने उस चीज़ को ख़राब करा। फैंस इस चीज़ में चिंता करने लग गए कि अब होगा क्या आखिरकार, क्योंकि सीबम को सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा उनको टाइम लगेगा रेस्ट के लिए। और सीबम ने ये बोला कि हाँ, मेरे को कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद जनवरी में ही एक न्यूज़ निकल के आती है और हमें पता लगता है कि आर्नोल्ड क्लासिक 2023 का, उसके अंदर इस बार मिलेगी ज़्यादा प्राइज़ मनी सारे ही एथलीट्स को, और स्पेशली जो बंदा जीतेगा, जो विनर बनेगा मेंस ओपन डिवीजन का, उसको 300K का प्राइज़ मनी मिलेगा। और हमने ये होते हुए देखा मार्च के महीने में, जब एक नए आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन को इस बार चुना गया जो थे सैमसन दौदा, तो उनको 300K का प्राइज़ मनी दिया गया। इससे काफ़ी ज़्यादा बातें ये उठने लगी कि अगर 300K यहाँ पे मिल रहा है और 400K ओलंपिया में मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अब अंतर नहीं रह गया आर्नोल्ड और ओलंपिया के विनर्स के बीच में। तो क्या सिग्निफिकेंस अब ओलंपिया का रह जाएगा आने वाले समय में, अगर आर्नोल्ड क्लासिक के प्रमोटर्स इसी तरह से अपनी प्राइज़ मनी बढ़ाते चले। और इस समय बहुत बड़ी प्राइज़ मनी थी। इससे पहले तक ये प्राइज़ मनी $2 लाख की थी, वो भी बढ़ी हुई थी, उससे भी पहले और कम दी जाती थी। मतलब हर साल के हिसाब से आर्नोल्ड की प्राइज़ मनी बढ़ी, लेकिन अचानक से $3 लाख का बम्प मिल जाना काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स को इंटरेस्टेड बना गया आर्नोल्ड खेलने में। इसी वजह से आर्नोल्ड क्लासिक में इस साल कम्पीट करने के लिए उतरे थे बिग रैमी, 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया, उनके साथ में सैमसन दौदा, एक बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन के साथ निक वॉकर और कई सारे एथलीट्स। पर यहाँ पर सैमसन दौदा ने इन सबको हरा दिया। ऑल्दो ये आर्नोल्ड क्लासिक गया काफ़ी कंट्रोवर्शियल, और यही थी इसके बारे में एक बुरी बात, क्योंकि यहाँ पर निक वॉकर के जीतने के या फिर एंड्रयू जैक के जीतने के ज़्यादा चांसेस थे। किसी ने भी सैमसन दौदा को प्रेडिक्ट नहीं किया था एज अ चैंपियन, और सैमसन जैसे ही जीते, इससे बहुत चीज़ों का एक अंदेशा मिला कि आने वाले टाइम में भी, यानी ओलंपिया टाइम में भी, जजेस की ये प्रेफरेंस लिस्ट पर रहेंगे। तो ये एक ऐसा शो था जिसके बारे में अच्छी चीज़ थी 300 के प्राइज मनी, लेकिन बुरी चीज़ थी बिग रैमी का 4th आना, जो कि मिस्टर ओलंपिया रह चुके थे, और निक वॉकर भी 2nd आ गए, वो भी एक्सेप्ट नहीं करा बहुत सारे फैंस ने। तो रिजल्ट्स नहीं पसंद आए बहुत सारे लोगों को। एक बार दोबारा मैं जनवरी के महीने में दोस्तों आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगा, और उसमें बात करना चाहूंगा एक और चीज़ की जो इस साल नई शुरू हुई। सच बताऊं नई तो नहीं थी, वो पुरानी चीज़ वापस से शुरू हुई। ये था मिस्टर ओलंपिया का मास्टर्स कैटेगरी, यानी कि मास्टर ओलंपिया। ये 2012 में लास्ट हुआ था और 2023 में दोबारा इसको कराया गया। एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि अब ओलंपिया का एक मास्टर वर्जन, यानी कि 40 साल से ऊपर की उम्र वाले एथलीट्स के लिए एक स्पेशल ओलंपिया बनाया जाएगा, और वहाँ पर उन लोगों को ही सिर्फ कम्पीट करने को मिलेगा। लेकिन जब इसकी प्राइज मनी हुई अनाउंस, तो लोगों का दिल टूट गया और सब लोगों ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, क्योंकि 229K का सिर्फ प्राइज मनी था, वो भी सारे एथलीट्स सभी डिविजन्स को मिला करके 229K। ये सबसे कम प्राइज़ मनी था किसी भी मास्टर ओलंपिया के लिए। और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जब कमाल अलगारनी बाद में जाकर के जीते, तो उनको कुल 16 लाख रुपए की जीत की राशि मिली। 16 लाख रुपए,
एक मास्टर्स ओलंपिया चैंपियन को। अच्छी बात ये थी कि इस बार इस शो को जो जीतता वो डायरेक्ट ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होता, और कमाल एल्गार्नी भी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन 16 लाख रुपए एक तरह से एक इंसल्ट करने वाली बात थी। वहीं अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस प्राइज़ मनी को 2012 में हुए मास्टर्स ओलंपिया की प्राइज़ मनी से, तो उस टाइम पे डेक्स्टर जैक्सन ने उसको जीता था 2012 में ओलंपिया को, और उनको 62 लाख रुपए मिले थे, यानी $75,000। तो अब ये देखो, 11 साल पहले $75,000 और 11 साल बाद $20,000। महंगाई बढ़ रही है, ओवरऑल एक इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर तो प्राइज़ मनी ही घट गया। तो इसीलिए एक इंसल्ट हो गई है, वो भी इतने बड़े एथलीट्स के लिए। मास्टर्स ओलंपिया इसी कारण से फ्लॉप रहा, और ये इसकी सबसे बुरी बात थी। इस शो के साथ ओलंपिया का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन वो भी इसे बचा नहीं पाया, और इसीलिए ये कंप्लीट फ्लॉप साबित हुआ। पर यहाँ मैं आ गया हूँ काफ़ी आगे, यानी अगस्त तक पहुँच गया, लेकिन इसके बीच के जो महीने हैं थोड़ी उनकी बात करते हैं। हम चलते हैं दोस्तों अब पीछे, और यहाँ पर बात करते हैं अप्रैल के महीने की। अप्रैल में हम देखते हैं काफ़ी बड़ा इंसिडेंट होते हुए चार्ल्स ग्रिफिन के साथ में। एक्चुअली उनके साथ एक्सीडेंट हो गया था, वो जब डंबल प्रेस मार रहे थे तो उनकी पैक एकदम से उखड़ गया, यानी कि चेस्ट का एक हिस्सा उनका उखड़ गया, और अचानक से उनको वहाँ से ही अपनी ट्रेनिंग बंद करनी पड़ी। यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि अकीम विलियम्स, उनके साथ में भी शोल्डर इंजरी हुई, जिसके चलते अकीम विलियम्स भी इस साल पूरे सीजन में कहीं compete करते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन अगर हम दोबारा बात करें, यहाँ पर लौट करके आते हैं चार्ल्स ग्रिफिन पे, तो चार्ल्स की स्पेक टीयर से हुआ ये कि वो कम्प्लीटली ऑफ हो गए ट्रेनिंग से अपनी अपर बॉडी की, लेकिन लोअर बॉडी वो ट्रेन करते चले गए। इससे इनकी लोअर बॉडी तो काफ़ी बढ़ गई, लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल श्रिंक कर गए, और कम्प्लीटली इन्होंने अपनी सिमेट्री को बिगाड़ दिया। हालांकि ये इनके हाथ में नहीं था, पर इंजरी के चलते चार्ल्स अपनी चेस्ट को बिल्कुल ही ट्रेन नहीं कर पाए, और काफ़ी फ्लैट चेस्ट हो गई, मास वहाँ से रिड्यूस हो गया। पिछला साल 2022 का इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ था, लेकिन 2023 का साल इनके लिए सबसे खराब साबित हुआ है, और अब चांसेस है कि दोबारा पहले जैसे शायद ना दिखे। इस स्पेक्टियर ने इनका करियर एक्चुअल में ख़राब कर दिया है काफ़ी हद तक। चीज़ें यही नहीं थमी, इसके बाद दोस्तों हम एक और बुरी न्यूज़ सुनते हैं, और वो इंसिडेंट हो जाता है सर्जियो ओलिवा जूनियर के साथ में। हम में से बहुत लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन सर्जियो ओलिवा जूनियर इस साल जेल गए थे पूरे 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि एक एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने एक कोरियर बॉय को गिरा दिया था, और वो गिरा, उसके बाद उसके ऊपर से ट्रक निकल गया, और वो बंदा 1 दिन के बाद में मर गया था। तो इसके चलते सर्जियो को जेल जाना पड़ा था, ऑल्दो उनकी कोई गलती नहीं थी, बिकॉज ये क्लियरली एक एक्सीडेंट का केस था, और जब एक्सीडेंट हुआ था तब तक वो बंदा जिंदा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद उस पर से ट्रक चला गया, तो वो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दुबई के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको जेल में ही रहना पड़ता है जब तक कि आप नॉट गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हो। सर्जियो प्रेप में चल रहे थे कंपटीशन की, उस टाइम 1 हफ्ते तक वो जेल में रहे बिना किसी प्रोटीन के, ऑब्वियसली बिना किसी डाइट के। दिमाग में बॉडी बिल्डर के ही रहता है कि मेरी डाइट, मेरे मील्स, मेरी प्रेप खराब हो रही है, और साथ ही साथ उस बंदे की बॉडी उनके दिमाग में आ रही थी बार बार वो इमेज कि मैंने उसको मार दिया। भले ही हालात कुछ और थे, लेकिन फिर भी एक गिल्ट होता है, तो उस चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा वर्स्ट फेज़ में उनकी लाइफ की डाल दिया था। ये बहुत बुरा हुआ था, बहुत कम डिस्कस्ड चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बुरी चीज़ थी एक बॉडी बिल्डर ने जो एक्सपीरियंस करी। इस बुरी चीज़ के बाद एक अच्छी चीज़ हुई कि जेरेमी बुएंडिया ने वापस कमबैक का अनाउंसमेंट कर दिया था इसी अप्रैल के महीने में, और बोला था कि वो फाइट फॉर 5 खेलने के लिए आएंगे, और ऐसा हुआ भी। ओलंपिया में हमने उनको कम्पीट करते हुए देखा। जेरेमी ने इससे काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी मेंस फिजिक डिवीजन को लेकर के, और मेंस फिजिक डिवीजन इस साल की सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप डिवीजन भी बन गई इसी वजह से, क्योंकि कई सारे एथलीट्स हमें कम्पीट करते हुए नज़र आए। बट बुएंडिया के इस कमबैक से काफ़ी लोगों को एक मोटिवेशन मिली और एक वजह मिली ओलंपिया को देखने की दोबारा से, जो मेंस फिजिक के हार्डकोर फैंस हैं। बुएंडिया ने अपनी फिजिक को ना सिर्फ चेंज करा बल्कि एक नेक्स्ट लेवल तक भी पहुंचाया इस कमबैक के दौरान, और शेयर करी अपनी जर्नी में आने वाली सारी तकलीफ़ें। और कई सारे दूसरे एथलीट्स भी जैसे कि जेरेमी पोर्टविन, ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, रायन टेरी, इन सब का नाम इस साल काफ़ी ज़्यादा उछला जो पुराने मेंस फिजिक एथलीट्स कहलाते हैं, और नए एथलीट्स इस बार उतना ज़्यादा अपने आप को कुछ कारगर साबित नहीं कर पाए। वहीं पुराने एथलीट्स ने इस बार अपना लोहा मनवा दिया। तो जेरेमी बुएंडिया उसमें से एक थे। हालांकि ओलंपिया में जब आए तो उतनी अच्छी प्लेसिंग लेकर के नहीं आ पाए, टॉप 5 के भी वो बाहर प्लेस हुए थे। लेकिन जेरेमी ने बोल दिया है कि वो रुकने वाले नहीं है, 2024 में फिर उतरेंगे और अपने 5वें टाइटल के लिए लड़ाई एक बार फिर करेंगे। इसके बाद दोस्तों मई का महीना लगा और हम देखते हैं एक बहुत अच्छी चीज़ होते हुए, और यहाँ पर जे कटलर, लेजेंडरी बॉडी बिल्डर, अनाउंस कर देते हैं कि मैं अपने 50वें जन्मदिन के लिए करूँगा एक ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्म्ड मेरी फिजिक होगी इसको मैं शोकेस करूंगा मास्टर्स ओलंपिया में। इससे थोड़ा बहुत लगा लोगों को कि हाँ भाई अच्छी फिजिक अब वापस से हमें जे कटलर की देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ खास उन्होंने किया नहीं, कोई भी इस ओकेजन को यूज़
यूज़ नहीं कर पाया अच्छे तरीके से, बिकॉज जे कटलर ने कभी मास्टर्स ओलंपिया पे चढ़ के अपनी पोजिंग करी ही नहीं, और अपनी फिजिक ना छोटे मोटे शोज़ में दिखाते रहे, गेस्ट पोजिंग्स में या फिर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो सीरीज़ में। अब लोगों को आदत होती है एक फाइनल प्रोडक्ट देखने की, कि एक चीज़ ऐसी जिससे कि उनको सरप्राइज़ हो जाए, पर अगर आप लगातार छोटी छोटी चीज़ें दिखाते रहोगे, घड़ी घड़ी अपडेट देते रहोगे, तो उससे हर एक इंसान बोर हो जाता है। तो जे कटलर की वाली ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग तो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ हुई थी, फैंस ने इसको एक्सेप्ट भी किया, एक हाइप भी हुई क्रिएट, लेकिन लगातार वो बॉडी अपनी यूट्यूब चैनल पे खुद ही दिखाते चले गए, जिसकी वजह से कुछ खास चेंज हमें दिखा नहीं, कोई बड़ा सरप्राइज़ हमें मिला नहीं। मास्टर्स ओलंपिया में भी उन्होंने कम्पीट नहीं किया, मतलब एज अ गेस्ट पोजर, और वो चीज़ फीकी पड़ती चली गई समय के साथ। हालांकि जे ने अभी भी इस वाले चैलेंज को अपने कंटिन्यू रखा हुआ है, लेकिन अब कोई बात नहीं करता है, तो अब ये चीज़ इतनी फीकी हो गई है। वहीं अगर हम चले डायरेक्टली जून के महीने पे, तो यहाँ पर हम एक अच्छी चीज़ होते हुए देखते हैं, और टायलर मैनियन अनाउंस कर देते हैं मेंस फिजिक के नए हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड्स। आज तक मेंस फिजिक में कभी हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड्स नहीं सेट किए गए थे, ये डिवीजन चल रही थी बस एक लुक के ऊपर, एक स्ट्रक्चर, एक वे जिससे कि जजेस देखते थे, ऑब्जर्व करते थे सामने एथलीट्स को। लेकिन वे क्या हो सकता है, वो तरीका क्या हो सकता है, वो सभी जजेस के लिए, उनकी आंखों के लिए अलग अलग है। हर एक जगह पे जो जजेस बैठे हैं अराउंड द वर्ल्ड, सब अलग अलग तरीके से मेंस फिजिक एथलीट्स को देखते हैं, उस साइज को, उस शेप को, उस सिमेट्री को जज करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स क्या थे? कुछ भी नहीं। इसीलिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए और ये सेट किया गया कि इस पर्टिकुलर हाइट के लिए यहाँ तक ही आप अपना वेट लेकर के जा सकते हैं, और ये रूल्स पास किए गए जून 10 से। लेकिन ये रूल्स वर्किंग होना स्टार्ट हुए ओलंपिया के बाद से, यानी इस बार का जब ओलंपिया हुआ उसके बाद से इन रूल्स को एकदम से लाया गया, सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया, और अब ये रूल्स एक्चुअली में स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी मेंस फिजिक एथलीट हो, उसको हाइट और वेट अपना चेक करवाना पड़ेगा किसी भी शो को खेलने से पहले। इसके बाद अगला महीना जुलाई का हम सुनते हैं, और यहाँ पर पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी हिल जाती है। मतलब ये इतनी बुरी खबर थी कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक बहुत बड़े यूट्यूबर, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, उनकी अचानक से डेथ हो गई 30 साल की उम्र में, जिसका कोई एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं समझ में आया था। अब जो लिंडर की जब डेथ हुई तो बहुत सारे लोग डेफिनेटली परेशान हो गए थे, लेकिन कई सारे लोगों ने यहाँ पर सीधा सीधा निशाना ताना स्टेरॉइड्स के ऊपर में, और उसके साथ में ग्रोथ हार्मोन और जो चीज़ें, ड्रग्स जितने भी बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं उस वजह से। लेकिन बाद में रीज़न समझ में हमें ये आता है कि इनकी डेथ एक्चुअली में एन्यूरिज्म की वजह से हुई है। मतलब बेसिकली दिमाग की जो नस इनकी थी वो फट गई थी, और उस वजह से ये एकदम से दुनिया से चले गए। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था, और बहुत टाइम तक लोग शॉक में ही रहे कि इतना बड़ा एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर आखिर कैसे दुनिया से जा सकता है, ऐसा ये क्या ही कर रहे थे। तो वो एक जेनेटिक डिसीज़ थी जो इनके परिवार में काफ़ी समय से चलती आ रही थी। इनके साथ वो प्रॉब्लम हुई, लेकिन इन्होंने उतना ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और उसके चलते अचानक से इनकी डेथ हो गई। इसी के बाद अचानक से हमने जुलाई में एकदम लूज़ कर दिया था गुस्तावो बडेल को भी। गुस्तावो भी एकदम दुनिया से चले गए, और उनका डेफिनेटली उतना नाम नहीं था। वो एक पुराने IFBB प्रो बॉडी बिल्डर थे, ओलंपिया में कम्पीट कर चुके थे, 3rd प्लेसिंग ला चुके थे एक समय पे। लेकिन गुस्तावो बडेल इतने ज़्यादा अच्छे दिखते थे इंस्टाग्राम की अपनी पोस्ट में, स्टोरीज़ में, कि उनको देख के कभी नहीं लगता था कि वो इस तरीके से दुनिया से अचानक चले जाएंगे। हालांकि उनके जाने का किसी को कोई रीज़न नहीं पता लगा, लेकिन वही है, फैंस एंटिसिपेट करते रहे स्टेरॉइड्स, ड्रग्स के कॉज को। इसके बाद में अगस्त का महीना लगता है, और टायलर मैनियन अनाउंस कर देते हैं एक और तरीके के रूल्स क्लासिक फिजिक डिवीज़न के लिए, और वो बताते हैं कि क्लासिक फिजिक में अब सारे एथलीट्स को एक वेट बम्प मिलेगा। स्पेशली एथलीट्स छोटी हाइट वाले, उनको हम ज़्यादा वेट बम्प देने वाले हैं, लगभग 7 LBS के अप्रॉक्स, जिससे कि ब्रियॉन एंसले और बाकी जो छोटी हाइट वाले एथलीट्स थे उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला था। बड़े एथलीट्स को ये बम्प थोड़ा सा ही मिला, 2 से 3 LBS का। हुआ ये कि जैसे ये न्यूज़ बाहर स्प्रेड हुई, अचानक से ब्रियॉन एंसले ने एक अनाउंसमेंट कर दी और ये बोलना शुरू कर दिया कि शायद वो क्लासिक में अब वापस आ सकते हैं, क्योंकि ब्रियॉन तब तक 212 में स्विच कर चुके थे। इस अनाउंसमेंट के लगभग 1 महीने बाद ब्रियॉन एंसले पूरे तरीके से कंफर्म कर देते हैं कि वो वापस आ रहे हैं क्लासिक फिजिक में अपना चौथा टाइटल ग्रैब करने के लिए। ये चीज़ें ऐसी थी जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स बदलते हुए नजर आए क्लासिक फिजिक के। काफ़ी ज़्यादा बातें ये भी उठनी शुरू हुई कि क्या इस वजह से अब क्रिस बमस्टेड का टाइटल खतरे में आ सकता है, क्योंकि दूसरे एथलीट्स को अब एडवांटेज दिलवाने के लिए ही ये बम्प करवाया गया है, क्योंकि सीबम लगातार इस डिवीजन को एक तरफ से डोमिनेट करते ही जा रहे थे। लेकिन अब दूसरे एथलीट्स को थोड़ा बहुत चांस मिलेगा तो शायद वो जीत जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा सीबम को बोलते हुए, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जितना किसी को कोई एडवांटेज मिलता है वो उठा सकता है, लेकिन स्टिल मैं डोमिनेट करने वाला हूँ इस डिवीजन में। नवंबर के महीने में सीबम ने वापस से अपना 5वां टाइटल ग्रैब कर लिया और दिखा दिया कि वो अभी भी इस डिवीजन में कितने ज़्यादा ऊपर हैं बाकी सब एथलीट्स से। इसके बाद में अगस्त में हमें पता है मास्टर्स ओलंपिया हुआ, कमाल अल गार्गनी ने उसको जीता। अपनी लाइफ में पहली बार वो क्वालिफाई हुए ओलंपिया ओपन खेलने के लिए, यानी कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग, लेकिन
उसके कुछ ही टाइम बाद कमाल अल गार्नी ने एकदम से मना कर दिया और ये कहा कि वो इस साल के ओलंपिया में नहीं खेल सकते हैं बिकॉज उनके घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, स्पेशली उनके छोटे भाई के साथ में कैंसर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से वो ओलंपिया में नहीं खेल पाएंगे। तो कमाल के लिए इस साल अच्छा बहुत साबित हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी उनको मिस करना पड़ा जो लाइफ में उनको पहली बार और शायद आखिरी बारी मिली थी, क्योंकि ओलंपिया में क्वालिफाई होना सच में मानने वाली बात है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। कमाल अल गार्नी ने क्लियर बोल दिया कि 212 में तो अब मैं खेलने से रहा क्योंकि वहाँ तक उनको वेट कट करने में बहुत दिक्कत होती है। मेंस ओपन में खेलेंगे किसी प्रो शो में तो बहुत मुश्किल है, इस एज के साथ में लगभग 52 ईयर्स के वो हो जाएंगे, इस एज में हरा पाना नए फ्रेश बॉडी बिल्डर्स को सही में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो इस साल इनको ओलंपिया जाने के लिए मिली थी वो इन्होंने मिस तो कर दी। अब देखते हैं 2024 का साल इनके लिए कैसा साबित होता है, कंपीट भी करते हैं या नहीं पता नहीं। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों हम एक दुखद खबर पे जो आई थी 12 सितंबर को सुनने में हमें। नील करी, एक क्लासिक फिजिक एथलीट जो स्विच कर चुके थे मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में, उनकी डेथ हो जाती है अचानक से, जिसका कोई स्पेसिफिक रीज़न हमारे पास में नहीं है। बस यही था कि नील करी काफ़ी उभरते हुए बॉडी बिल्डर्स की श्रेणी में आते थे और लग रहा था कि वो मेंस ओपन में भी कुछ टाइम बाद थोड़े से अच्छे एक डोमिनेटिंग फिजिक वाले एथलीट बन जाएंगे, लेकिन अचानक से उनकी डेथ हो गई बहुत ही कम एज में। तो इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा लोग शॉक में आए कि लगातार एक के बाद एक डेथ्स होती जा रही थी। और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल बॉडी बिल्डिंग में 3 से 4 डेथ्स हम कम से कम होते हुए देखते हैं अब तो, और वो भी अच्छे खासे नामी एथलीट्स की। इसके बाद में हम देखते हैं सितंबर के महीने में बिग रैमी की एक काफ़ी बड़ी खबर, और रैमी अनाउंस करते हैं कि वो इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे ड्यू टू हाई इन्फ्लामेशन इन हिज फिजिक इन हिज बॉडी। और उन्होंने बोला कि उनके जॉइंट्स में, उनकी नर्व्स में इन्फ्लामेशन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और हमें पता है यही एक इन्फ्लामेशन सबसे बड़ा रीज़न था कि जिस वजह से उनकी फिजिक काफ़ी डिटोरिएट होती जा रही थी, उनके ट्राइसेप्स ख़त्म होते जा रहे थे, उनकी लोअर बैक एकदम डिटोरिएट हो गई थी क्योंकि नर्व्स जो थी वो इन्फ्लेम्ड हो रही थी। नर्व्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से आसपास की जो मसल्स होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, आप उनको फील ही नहीं कर पाते हो। रैमी का ये कहना था कि ट्रेनिंग करते दौरान उनको अपने ट्राइसेप्स फील नहीं होते थे, उसमें पंप नहीं आता था, और इसी के लिए उनको सिर्फ रेस्ट की अब ज़रूरत थी। तो उन्होंने ओलंपिया से ब्रेक लेने का सोचा। काफ़ी सारे लोगों को वैसे भी नहीं लग रहा था कि वो ओलंपिया इस साल जीत सकते थे, बिकॉज रैमी की एक ख़राब परफॉर्मेंस हमने आर्नोल्ड क्लासिक में भी देखी थी और वो नए एथलीट से हार गए थे। इस वजह से एक काफ़ी अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने ओलंपिया से ब्रेक लिया। बट हाँ, एकदम हार्डकोर फैंस के लिए एक काफ़ी ख़राब न्यूज़ भी थी। इसी दौरान हमें एक और काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी होते हुए देखते हैं दो एथलीट्स के बीच, रीगन ग्राइम्स और नाथन डियाशा। नाथन डियाशा ने इस साल काफ़ी अच्छा अपने आप को दिखाया और लगातार एक के बाद एक शोज़ जीते, लेकिन अचानक से रीगन ग्राइम्स के खिलाफ जब वो कम्पीट कर रहे थे यूरोपा प्रो के अंदर, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा नाथन डियाशा को। दिक्कत ये थी कि नाथन अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक लेकर आए थे और रीगन ग्राइम्स एज यूजुअल ही दिखाई दे रहे थे। हालांकि क्लेम ये कर रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा भारी और इम्प्रूव्ड आए हैं, लेकिन स्टिल नाथन के आगे वो टिक भी नहीं पा रहे थे। नतीजा, रिजल्ट के विनर बने रीगन ग्राइम्स, और लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये उसमें उस टाइम पे उठाई जा रही थी क्योंकि नाथन लगातार शोज़ जीत करके प्रो विक्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में कर रहे थे। प्रो शोज़ एक्चुअली में ख़त्म होते जा रहे थे और ओलंपिया बहुत पास था, तो रीगन को ये वाला शो जितवाना ही था क्योंकि ये लास्ट उनके पास अपॉर्चुनिटी थी इस साल के ओलंपिया को क्वालिफाई करने के लिए, और इसके चलते मिलोस सार्सिव ने उनको ये शो जितवाया था। तो ये एक इल्ज़ाम है और एक्चुअली में कंट्रोवर्सी है, जो बॉडी बिल्डिंग में कोई नई बात तो है नहीं, हमेशा आए दिन एक ना एक नई कंट्रोवर्सी आती ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी रीगन ग्राइम्स का जीतना, और नाथन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से अगेन डिसअपॉइंट हुए। इसी बीच सितंबर में हम एक और खबर सुनते हैं, ईन वेलियर अचानक से अनाउंस कर देते हैं अपनी रिटायरमेंट बॉडी बिल्डिंग से। ऑल्दो ईन ने इसी साल अपने होम टाउन में होने वाला टोरंटो प्रो जीता था, जो वो हर साल जीतते ही हैं, और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई भी कर गए थे। पर समझ नहीं आया, जब एक क्वालिफाई करा हुआ एथलीट अचानक से रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके पीछे उसका क्या एक उद्देश्य होगा, क्योंकि ईन ने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, तो इसीलिए कई सारी थ्योरीज, कई सारे कंक्लूजन्स लोगों ने खुद ही निकालने शुरू कर दिए। इसमें से एक बहुत बड़ा पॉसिबल रीज़न ये माना जाता है कि स्टेरॉइड से होने वाले साइड इफेक्ट्स के चलते बॉडी बिल्डर्स इस तरीके के डिसीजंस ले लेते हैं। बॉडी बिल्डर्स कई बार अपने आप को रिटायर्ड घोषित कर देते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा बॉडी में ख़राब होने लगती हैं कि रुकने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। स्टेरॉइड्स के मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कम्पीट करने के कई बार बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्श इम्पैक्ट होते हैं, उन चीज़ों की वजह से भी बॉडी बिल्डर्स रुक जाते हैं। फिर भी ईन ने ये बात बोली कि मैं अपनी फैमिली को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ के जा रहा हूँ। ऑल्दो अगर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करना था, रिटायरमेंट ही लेनी थी, तो उन्होंने वो प्रो शो पहले वाला क्यों खेला, ये भी काफ़ी बड़ा सवाल उठता है। खैर, इस दौरान इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी और फैंस का इस पर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा एक एवरेज था, बिकॉज ईन वेलियर कभी भी एक फ़ैन फेवरेट एथलीट वैसे भी नहीं थे। ईन की फिजिक कभी भी बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत अच्छी फिजिक के तौर पे काउंट नहीं हुई बॉडी बिल्डर्स के बीच।
खैर ये एक सैड न्यूज़ थी जो एक एथलीट की ओर से हमने सुनी फिर से। यहीं पर ही अक्टूबर की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ नोवेयर एक मेंस फिजिक एथलीट उभर के आते हैं जिनका नाम था कायरन होल्डन। कायरन ने हमें पता था क्लासिक फिजिक में स्विच कर लिया था, अचानक से वो इरादा बदल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं मेंस फिजिक में ही कम्पीट करूंगा। और यहाँ पर वो डायरेक्ट चैलेंज करने के लिए उतर पड़ते हैं मेंस फिजिक चैंपियन एरिन बैंक्स को। एरिन इतने ज़्यादा उस टाइम कॉन्फिडेंस में थे कि वो ओवर कॉन्फिडेंट चल रहे थे, उनको लगता था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। हालांकि वो लीजेंड स्पोर्ट्स के लिए पहले ही काफ़ी ज़्यादा पैसा प्रमोटर्स से चार्ज कर चुके थे, ये कह के कि मैं इस शो में कई सारे लोगों को बुलाने वाला हूँ, इस शो की हाइप बढ़ा देने वाला हूँ क्योंकि मैं मेंस फिजिक चैंप हूँ। और ये बात सच है, जब एक इतना बड़ा चैंपियन कोई भी आता है एक छोटे शो में तो वहाँ पर प्रमोटर्स उसको पैसा दे करके ही बुलाएंगे और ये पूरा एक बिजनेस है जिसमें कोई गलत बात नहीं है। एरिन थे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कि उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। चैलेंज करने लगे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, जेरेमी बुंडिया को, पर उतर के आता है एक ऐसा एथलीट जिसकी कोई हाइप ही नहीं है और यहाँ पर कायरन होल्डन फाइनली आकर के एरिन बैंक्स को हरा देते हैं और टाइटल उनसे छीन लेते हैं। एरिन ने हारने के बाद भी बोला कि ठीक है, तुमने मेरे को हराया ज़रूर, लेकिन स्टिल मैंने अभी भी तुमसे ज़्यादा पैसा कमाया है, क्योंकि प्रमोटर से कमाया वो पैसा था, वो सिर्फ उनको कम्पीट करने के लिए पैसे दिए गए थे, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। और इस चीज़ का खुलासा एरिन ने 2023 ओलंपिया के अंदर किया। यहाँ पर अब ओलंपिया की बात हो ही गई है तो फाइनली हम अपने ओलंपिया के टाइम पे ही आ जाते हैं और बात करते हैं अच्छी और बुरी चीज़ों की, क्योंकि इस साल ओलंपिया में कई सारी चीज़ें बुरी हुई थी और ये एक ओलंपिया ऐसा था जिसको कि हमने वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओलंपिया का नाम भी दे दिया। और सच में इस ओलंपिया के बाद पता लग गया लोगों को कि कई बार जीत करके इंसान ज़्यादा भारी कीमत चुकाता है हारने से। ये ओलंपिया भरा हुआ था टन ऑफ कंट्रोवर्सीज से। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हुई, कंट्रोवर्सी के अलावा अगर हम बात करें, सबसे पहली दिक्कत हुई निक वॉकर की, हो गई हैमस्ट्रिंग्स टियर और इस वजह से उनको ओलंपिया से कंप्लीटली आउट हो जाना पड़ा। निक वॉकर चल रहे थे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बट कॉन्फिडेंस में चल रहे थे। उनको लग रहा था कि वो अपनी लाइफ की एक बेस्ट फिजिक इस बार भी लाने वाले हैं। फैंस को भी उन्होंने काफ़ी एक्साइट कर दिया था क्योंकि एक्चुअली में फिजिक अच्छी थी, बट एकदम से लेग स्ट्रेन करते दौरान उनके हो गए हैमस्ट्रिंग्स टियर, इतने ज़्यादा वो मसल उखड़ गया कि उनको आखिरकार वो डिसीजन लेना पड़ा कि उनको ओलंपिया से बाहर होना ही पड़ेगा। इससे कई सारे फैंस के बीच एक मायूसी का माहौल छा गया था। इससे पहले ही हमने ठीक सुना था कि बिग रैमी ने भी ओलंपिया से अपना नाम खींच लिया है। तो यहीं पर ही इन दो एथलीट्स के बाहर हो जाने से ये ओलंपिया का काफ़ी ज़्यादा एक जो हाइप थी वो गिर चुकी थी। इसके बाद में हम सुनते हैं कि ओलंपिया से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन ब्रेंडन करी हो जाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट और अल्सर होते हैं उनके पेट में। कई सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाई, इनफैक्ट एक चैनल ने तो कंफर्म कर दिया कि ब्रेंडन करी आने ही नहीं वाले हैं ओलंपिया खेलने, और वो उनको ऑफिशियल सोर्स से पता लगा है। उस चीज़ को मैंने भी रिपोर्ट करा, बट तब मैंने यही बोला था कि अकॉर्डिंग टू मस्कुलर डेवलपमेंट ये सामने आई है चीज़ निकल के। ऑल्दो ब्रेंडन करी के बारे में ये न्यूज़ थी गलत और करी वापस से आ गए ओलंपिया खेलने के लिए किसी तरीके से मैनेज करके। उनका वेट काफ़ी ड्रॉप हो गया, उनकी मसल्स काफ़ी कम हो गई, लेकिन स्टिल यहाँ पर 4th प्लेसिंग पे वो कम्पीट करने के बाद प्लेस हुए। तो ये ब्रेंडन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और ज़्यादातर लोग इसी चीज़ से खुश थे कि वो कम्पीट करने तो आ गए, और 4th प्लेसिंग भी कोई छोटी मोटी नहीं होती ओलंपिया में, तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ हुई। लेकिन अचानक से जैसे ही ओलंपिया का रिजल्ट अनाउंस हुआ और फाइनल चैंपियन हमारे सामने निकल के आए इस बार डेरेक लंसफर्ड, और उन्होंने हरा दिया हार्डी शूपन को, तो यहाँ पर पानी सर के ऊपर चला गया सभी लोगों के, चाहे ओलंपिया स्पेक्टेटर हो, चाहे पुराने लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स हो, खुद मिस्टर ओलंपियाज जो इस शो को देख रहे थे। किसी को भी ये रिजल्ट समझ नहीं आया, कोई भी नहीं बता पाया कि क्यों यहाँ पर डेरेक लंसफर्ड को जीतना चाहिए था और हार्डी को हारना चाहिए था, एक्सेप्ट ओलंपिया के हेड जज। और मेनली जो इस बार जज कर रहे थे वो थे स्टीव वाइनबर्गर नहीं, बल्कि वही टाइलर मैनियन। तो IFBB वाइस प्रेसिडेंट टाइलर मैनियन का ये फाइनल कॉल था कि यहाँ पर सारे पोजेज में ही, मैक्सिमम बल्कि पोजेज में ही डेरेक लंसफर्ड जीत रहे थे। इससे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फैंस ने देखा हार्डी शूपन का। उस वक्त वो डेरेक के गले तो लगे, लेकिन एक जब ग्रुप फोटो खिंचवानी थी तो हार्डी चले गए स्टेज से, और उस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा नाखुश करा हार्डी के फैंस को भी, बल्कि बॉडी बिल्डिंग के कंप्लीट सारे फैंस को भी, क्योंकि हार्डी का ये एटीट्यूड भी किसी को पसंद नहीं आया और डेरेक की वो जीत भी लोगों को पसंद नहीं आई। तो जैसे ये कंपटीशन ओवर हुआ, मानो डेरेक लंसफर्ड के ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पास धमकियाँ आने लगी उनकी फैमिली को मारने की, उनके पास धमकियाँ आने लगी उल्टी सीधी चीज़ों की, और उनको एकदम मेंटल ट्रॉमा में भेज दिया हार्डी शूपन के फैंस ने, क्योंकि ये सारी चीज़ें हार्डी शूपन के फैंस ही कर रहे थे। ऑनलाइन ट्रोलिंग
क्रिटिसिज्म, ओलंपिया को एक चीटिंग वाला शो बोल देना, सब हार्डी शुपन के हार्डकोर फैंस थे। ऑब्वियसली इन रिजल्ट से कोई भी खुश नहीं था, लेकिन डेरेक के साथ इस तरीके से बदसलूकी करना भी ठीक नहीं था और ये चीज़ उस टाइम किसी को भी ज़्यादा समझ नहीं आई। हार्डी और डेरेक दोनों एक ही ग्रुप यानी कि हैनी रम्बॉट के ग्रुप से ही बिलोंग करते थे। इन दोनों ने एक साथ ओलंपिया की ट्रेनिंग करी है, बहुत अच्छा इनमें बॉन्ड था, लेकिन इसके बाद में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया इन दोनों के बीच। ऑल्दो डेरेक लंसफोर्ड ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक कंप्लीट जेंटलमैन होने के नाते सिचुएशन को संभाला और बोला कि हार्डी पे जो बीत रही है वो मैं पहले फील कर चुका हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो जो उन्होंने करा वो थोड़ा बहुत एक था डिसहार्टनिंग, लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ कि हार्डी शुपन ने ऐसा क्यों करा और मैं अभी भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बात सुनते ही मानो कई सारे हार्डी शुपन के फैंस का दिल एकदम पिघल गया और वो डेरेक लंसफोर्ड के सपोर्ट में आ गए। कई सारे ईरानियंस ने डेरेक को सपोर्ट करना शुरू करा और कहा कि ठीक है, आप जीते हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये थी सबसे अच्छी बात इस ओलंपिया की। लोगों ने भी समझा कि हाँ, इस तरीके से बिहेव करना गलत है। अगर यहाँ पर इस इंसान को चैंपियन बनाया गया है तो वो इसके बदौलत नहीं बल्कि वहाँ पर बैठे हुए जजेस ने कराया ऐसा डिसीजन। और यहाँ पर अगर पॉइंट आउट करना चाहिए तो इनको नहीं बल्कि टायलर मैनियन जो मेन जज थे उनको यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहिए। इसके बाद में टायलर मैनियन आते हैं, सफाई देते हैं और बताते हैं किस तरीके से डेरेक लंसफोर्ड ने एक एक पोज को जीता हार्डी शुपन से, और इस तरीके की सफाई देने की कोशिश करते हैं कि सब लोग और ज़्यादा उससे परेशान हो गए थे, सब लोगों का दिमाग और ज़्यादा उससे ख़राब हो गया था कि आखिर ये जजिंग एक 28 साल का लड़का कर रहा था जिसने कि ये फैसला लिया कि डेरेक लंसफोर्ड को यहाँ पर जीतना चाहिए। इवन तो हार्डी के सबसे स्ट्रॉन्ग पोज में भी उन्होंने हार्डी शुपन को हराया और डेरेक को जिता दिया। ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब ओलंपिया था जो कि एक सिर्फ बच्चे ने ही पूरा का पूरा कंट्रोल किया था। गलती उसकी थी, टायलर मैनियन की, बट भुगतना यहाँ पर डेरेक लंसफोर्ड को पड़ा। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा नापसंद किया गया ओलंपिया बन गया। ना इसके डिसीजंस लोगों को समझ आए और बिग रैमी और निक वॉकर की एब्सेंस ने भी इस ओलंपिया को काफ़ी ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट किया। हाँ, एक चीज़ अच्छी थी कि इसके अंदर मेंस फिजिक चैंपियन रायन टेरी फाइनली बन गए चैंपियन। और रायन टेरी एक ऐसे एथलीट रहे हैं जिनको पसंद तो सब लोग करते हैं लेकिन कभी भी इस खिताब को वो जीत नहीं पाए। तो अचानक से उनकी जीत ने भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को खुश कर दिया और एक्चुअली में एक सबसे बेस्ट फिजिक टेरी ने अपनी दिखाई। बाकी सब एथलीट्स के रिजल्ट्स वैसे ही गए। शिवम ने 5वां टाइटल ग्रैब कर लिया और इसके अंदर में 212 चैंपियन कियोन पियर्सन एक नए चैंपियन के तौर पर इसके अंदर चुने गए। तो ये ओलंपिया होता है ख़त्म और इसके बाद नवंबर का महीना भी ख़त्म। इसके बाद आता है दोस्तों दिसंबर का महीना और यहाँ पर हम सुनते हैं अगेन कुछ और बैड न्यूज़। देख लो, वीडियो में ज़्यादा करके बैड न्यूज़ ही बता रहा हूँ बिकॉज हुआ ही यही है इस साल। अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ इस साल हुई है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर दिसंबर के महीने में हम सुनते हैं फिल हीथ को रिटायरमेंट अपनी अनाउंस करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और वो बोलते हैं कि आई थिंक मैंने जो करना था वो कर लिया है और अब उनको कुछ प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी क्लियरली स्टेट करा था इस बार अपनी रिटायरमेंट वाली बात को, और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होनी चाहिए थी बट हुई नहीं क्योंकि फिल हीथ उस तरीके से रिटायर नहीं हुए जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके बाद में यहाँ पर एक फाइनल खबर आती है फ्लेक्स व्हीलर को लेकर के, और अभी से लगभग 2 हफ्ते पहले फ्लेक्स व्हीलर ने अनाउंस कर दिया कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उनके साथ में प्रॉब्लम हो गई है साइनोवियल सिस्ट की उनके L4 L5 में, और साइनोवियल सिस्ट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ आने लग गई थी उस तरीके से जैसे कि एक हर्निएटेड डिस्क वाला इंसान एक्सपीरियंस करता है। तो फ्लेक्स व्हीलर के शोल्डर्स ने काम करना बंद कर दिया था, स्पेशली उनका लेफ्ट शोल्डर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम और सिवियर पेन में थे कि जिसको वो एक्चुअली में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे। वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही सर्जरीज का शिकार रह चुके थे, फिजिकल पेन का शिकार, लेग कटवा चुके थे अपने, लेकिन स्टिल अब ये वाली जो एक चीज़ आई ना, इससे वो पूरे के पूरे हिल गए। फ्लेक्स की हालांकि अब सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और वो अभी भी लेकिन ये वाली बात बोल रहे हैं कि फिजिकली वो कंप्लीटली ड्रेन्ड है, फाइनेंशियली वो ड्रेन्ड हो चुके हैं और मेंटली भी वो ड्रेन हो चुके हैं। अब उनके पास में कुछ ऐसा नहीं बचा जो उनको कुछ पॉजिटिव होप दे। फ्लेक्स व्हीलर ने सबसे ज़्यादा एक तरह से बॉडी बिल्डर्स के अंदर अगर देखा जाए तो भुगता है अपने हेल्थ को लेकर के, अपनी मेंटल कंडीशंस को लेकर के, वही सोसाइटल कंडीशन, और अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ये हुई काफ़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज़, इसको कवरेज दी नहीं क्योंकि ये कम्पीट करने वाले एथलीट अब नहीं है, इसीलिए बहुत लोग कवर नहीं कर रहे। लेकिन एक्चुअल में फ्लेक्स व्हीलर मेरे लिए तो उतने ही बड़े लेजेंड है जितने बड़े रॉनी कोलमैन। इन लोगों से बड़ा तो और कोई नहीं था भाई, ये बहुत नेक्स्ट लेवल के एथलीट्स थे, लेकिन आज कोई बात भी नहीं करता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, लेकिन एक्चुअली में हम मेन चीज़ों को बस वहीं पर ही कवर करते हैं जहाँ पर कि हमें पता लगता है बिग रैमी कम्पीट नहीं कर रहे, निक वॉकर कम्पीट नहीं कर रहे। उन लोगों की तकलीफ़ इन लोगों के आगे एक्चुअली में कुछ नहीं है, बट वही है कि आज फ्लेक्स व्हीलर उस मुकाम पे नहीं है, इसीलिए हम इनको कवर नहीं कर रहे हैं। बट अभी भी इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आई होप इनकी बॉडी रिकवर कर जाए किसी भी तरह और इनको इस चीज़ से राहत मिले, जो पेन, जिस फिज़िकल
पेन और ट्रॉमा से ये डील कर रहे हैं अभी। इन्हीं सब चीज़ों के साथ दोस्तों ये साल ख़त्म होता है, बिल्कुल अब एंड आने ही वाला है इस साल का जब मैं वीडियो पब्लिश करूँगा। इस साल में कई सारी अच्छी चीज़ें हुई, कई सारी ख़राब चीज़ें भी हुई। अगला साल शुरू होगा, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कुछ ख़राब ना हो, जो चीज़ें जैसे होने वाली हैं वो तो होंगी ही। बट अगेन आप सब लोगों को मैं यहाँ से बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग भी अपने साल की शुरुआत अच्छे तरीके से करो। और हाँ, उस तरीके से मत करना कि जिम जाने वाले जो 1 महीने वाले लोग होते हैं पहले महीने फ़ीस देते हैं और फरवरी से गायब हो जाते हैं। तो बस दोस्तों इसी चीज़ के साथ, इसी नोट के साथ एक बढ़िया साल की हम शुरुआत करें, इस चीज़ की मैं कामना करता हूँ। बाकी आप लोगों को भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। अब मिलते दोस्तों अगले साल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।